हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज है तारीख 7 नवंबर और है मंडे। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालिसिस करेंगे और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अगर गाइस आपको इस न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, एफजेड क्लासेस हिंदू पीडीएफ। वहाँ से आपको डेली बेसिस पर इस न्यूज़पेपर के पीडीएफ मिल जाएंगे। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो है न्यू हनी बी स्पीसीज फाइंड हुई है अभी वेस्टर्न घाट्स में। इस आर्टिकल को भी हम नीचे आया है ये, इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले और आर्टिकल देख लेते हैं। तो इसके बाद जो फर्स्ट आर्टिकल है वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वो फर्स्ट पेज पर दिया गया है। इसमें बताया गया है कि क्लाइमेट कंपनसेशन देखने को मिलेगा। जो अभी COP27 की मीटिंग हो रही है उसके एजेंडा में सबसे पहले क्लाइमेट कंपनसेशन देखने को मिल सकता है। तो ये मीटिंग हो रही है इजिप्ट के अंदर और ये मीटिंग कल से ही स्टार्ट हुई है 6 नवंबर से और 18 नवंबर तक ये चलेगी। इस पे सबसे ज़्यादा बात होंगी इस मीटिंग में वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर होंगी। डेलीगेट्स एट COP27 क्लाइमेट समिट इन इजिप्ट, ये इजिप्ट में हो रही है, एग्री टू पुट द डिक्लेयर्स इश्यूज ऑफ ए वेदर रिच nations should compensate poor countries most vulnerable to climate change on the formal agenda for the first time। तो COP27 में सबसे पहली बात तो ये होगी, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो कंपनसेशन दें ऐसी कंट्रीज को, पुअर कंट्रीज को, जहाँ पर क्लाइमेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, मतलब क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ऐसी कंट्रीज को कंपनसेशन दे, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा बात होंगी COP27 में। अब इस आर्टिकल में हमें एक चीज़ पढ़नी है, वो है COP27। COP27 की बात करें तो हम इसे 2022 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं। ये इसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ द UNFCC और COP27 बोलते हैं। ये एक 27th यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है जो अभी हो रहा है। 6 नवंबर से शुरू हुआ है और 28 नवंबर 2022 तक चलेगा। ये सैरम शेख इजिप्ट में हो रहा है। इट विल टेक प्लेस अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ इजिप्टियन मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स सैमा सोक्रे। तो ये किसके अंदर हो रहा है? जो इसके इजिप्टियन मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं सैमा सोक्री, वो इसके प्रेसिडेंट होंगे। With more than 90 heads of states और representative of 190 countries इसके अंदर अटेंडेंस होंगे। कॉन्फ्रेंस हैज़ बीन हेल्ड एनुअली, ये कॉन्फ्रेंस सिंपल सी बात है पिछली साल भी हुई थी और अब भी हो रही है। पिछली साल ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुई थी और अब भी ये हो रही है, तो इसे ये एनुअली मीटिंग है। सिंस द फर्स्ट UN क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट हुआ था जो 1992 से ये मीटिंग चल रही है। It is used by the government to agree to policies to limited global temperature rises and adopt to impact associated with the climate change। इससे अगर इसका ऑब्जेक्टिव देखें तो गवर्नमेंट्स का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ऐसी पॉलिसीज बना सकें जिससे ग्लोबल क्राइसिस को, जिससे ग्लोबल जो टेम्परेचर राइसेस हो रहा है उसको लिमिट में लाया जा सके और इसके इम्पैक्ट्स को अडॉप्ट किया जा सके क्लाइमेट चेंज के साथ। अब हमने COP27 देख लिया, अब थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड भी देख लेते हैं। बैकग्राउंड की बात करें तो इजिप्ट ने अनाउंस किया था एज द होस्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंस फॉलोइंग इन सक्सेसफुल बिड लॉन्च इन 2021। एक बिड रखी गई थी तो इजिप्ट में उसने अनाउंस कर दिया कि हम क्या करेंगे, इस बार की जो COP27 है उसको हम होस्ट करेंगे। ऑन 8 जनवरी 2022 द मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट एंड इजिप्ट यस्मीन फोंड मीट विद COP26 प्रेसिडेंट आलोक शर्मा to discuss a preparation for the conference। Egyptian organizers advised countries to set aside tensions over the 2022 Russian invasion of Ukraine to ensure negotiations are successful। इजिप्टियन जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने एडवाइस करा कंट्रीज को कि वो एक तरफ रखें किस चीज़ को, 2022 में जो रशिया इन्वेशन चल रहा है यूक्रेन के अंदर, और हमारे साथ नेगोशिएट करें, और सक्सेसफुली ये नेगोशिएशन भी हो गया। पॉसिबल क्लाइमेट चेंज मेजर डिस्कस हुए होंगे 2022 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट ऑफ सेवरल आइलैंड nations launching the Rising Nations initiatives and the Denmark, Scotland announcing climate finance measures for developing countries। और इसके अंदर बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने आइलैंड नेशंस के लिए राइजिंग नेशन इनिशिएटिव्स चलाया और डेनमार्क और स्कॉटलैंड ने क्लाइमेट फाइनेंस की बात कही, किस चीज़ को लेकर के वो डेवलपिंग कंट्रीज को क्लाइमेट फाइनेंस देंगे। 14 अक्टूबर 2022 में स्कॉटिश गवर्नमेंट क्लाइमेट reparations at COP27 moral responsibility
At an pre-COP meeting in October 2022, UN Security General Antonio Guterres emphasized the importance of the conference given the impacts of climate change observed in 2022, such as floods in Pakistan, heat waves in Europe, and Hurricane Lane. इन्होंने कहा था जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल एंटोनी गटर्स, उन्होंने कहा था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कॉन्फ्रेंस की। ये इम्पैक्ट्स देगा क्लाइमेट चेंज जो ऑब्जर्व किया जा रहा है 2022 में, जैसे फ्लड्स आ रहे हैं पाकिस्तान में, हीट वेव्स आ रहे हैं यूरोप में और हैरिकेन्स आ रहे हैं। अब देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में। तो इसका नेटिव नेम देखने को मिल जाएगा। इसका डेट आपको 6 से 18 नवंबर 2022 देखने को मिल जाएगा। और लोकेशन ये अब होने वाली है शर्म अल शेख इजिप्ट के अंदर, और इसको ऑर्गेनाइज करेगा इजिप्ट, और इसके पार्टिसिपेंट्स हैं UNFCCC मेंबर्स कंट्रीज। प्रीवियस इवेंट्स हुआ था ग्लासगो 2021 में, और जो अब आने वाला इवेंट है ना, वो होगा दुबई 2023 में। अब हमने COP27 के बारे में देख लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो हमने फर्स्ट पेज पर सबसे पहले ही देखा था हनी बी के बारे में, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वो फिफ्थ पेज पर दिया गया है। अभी इंडियन ब्लैक हनी बी को वेस्टर्न घाट्स में डिस्कवर किया गया है। इंडियन ब्लैक हनी बी, तो इनका नाम क्या है? इंडियन ब्लैक हनी बी है, जो अभी वेस्टर्न घाट में डिस्कवर्ड हुई है। वेस्टर्न घाट बेसिकली जो वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, उसे वेस्टर्न घाट बोलते हैं, और ईस्टर्न जो ईस्टर्न घाट है इंडिया का, उसे ईस्टर्न घाट बोलते हैं। न्यू स्पीसीज ऑफ एंडेमिक हनी बी हैज बीन डिस्कवर्ड इन द वेस्टर्न घाट्स। द न्यू स्पीसीज हैज बीन नेम्ड। इस न्यू स्पीसीज का नाम क्या है वो आपको जरूर याद रखना है। एपिक्स करिंजोंडियन एंड गिवन द कॉमन नेम इंडियन ब्लैक हनी बी। और इसको क्या दिया गया है? कॉमन नेम जो दिया गया है इंडिया के द्वारा, वो है इंडियन ब्लैक हनी बी। Finding has been published in the September issues of an Entomon, a peer-reviewed journal brought out by the associations for the advancements of the entomology। इसमें बताया गया है कि किसने फाइंडिंग की है इसकी सितंबर में, वो सब। रिसर्च टीम behind the discovery comprise Sanas S from Kerala Agricultural University Integration फार्मिंग सिस्टम रिसर्च स्टेशन करामन हेयर अर्जुन के रेड्डी। अब हमने इंडियन ब्लैक हनी बी के बारे में भी देख लिया, एक नई स्पीसीज हनी बी की जो फाउंड हुई है वेस्टर्न घाट्स के अंदर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो टेस्ट एंड कंटेस्ट में दिया गया है। इसमें बताया गया है, फर्स्ट आर्टिकल जो है उसमें बताया गया है कि 6 साल हो गए डिमोनेटाइजेशन को, उसके बाद भी जो ओल्ड करेंसी है वो अब भी मार्केट में देखने को मिल रही है। 30 लाख करोड़ करेंसी विद द पब्लिक एज ऑफ अक्टूबर 21, यानी कि अक्टूबर 21 में 30 लाख करोड़ करेंसी देखने को मिली है पब्लिक के यूज में, विच इज 71% हायर है देन द लेवल ऑफ द फोर्टनाइट एंडिंग November 4, 2016 से, illustrating that cash using it in is still robust even 6 years after the demonetization. Cash usage has been rising even as global digital alternatives for payments have become a very popular। उसके बावजूद कि डिजिटल पेमेंट्स इस टाइम पे बहुत पॉपुलर है, उसके बाद भी एक कैश बहुत फ्लो देखने को मिल रहा है। जो न्यू करेंसी थी 500,000 के नोट, वो ज़्यादा फ्लो देखने को मिल रहा है उनका ओल्ड करेंसी का, जबकि वो बैन हो चुके हैं इंडिया के अंदर। तो इशू तो अब हमने देख लिया। अब देख लेते हैं इस आर्टिकल में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो है डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन की बात करें तो ऑन 8 नवंबर 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था कि डिमोनेटाइजेशन होगा। 500 और 1000 के नोट बंद होंगे ऑफ द महात्मा गांधी सीरीज। इट आल्सो अनाउंस, उन्होंने अनाउंस किया था इशुएंस ऑफ ए न्यू 500 और 2000 के नोट छपेंगे नए इन एक्सचेंज ऑफ फॉर द डिमोनेटाइज बैंक नोट्स। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्लेम किया था कि उन्होंने एक्शन लिया वुड कर्टेन द शेडो इकोनॉमी। इससे क्या होगी? इकोनॉमी बढ़ेगी, इंक्रीज होगा कैशलेस ट्रांजेक्शंस एंड यूज ऑफ एन इलिसिट एंड काउंटरफिल्ड कैश टू फंड illegal activity and terrorism. Announcement of demonetization was followed by then prolonged cash shortage in the weeks that followed, which created significant disruptions throughout the economy. People seeking to exchange their banknotes had to stand in a lengthy queues. पीपल्स जो थे, लोग जो थे, उन्हें बहुत ज़्यादा लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ा था जब ये डिमोनेटाइजेशन हुआ था नया नोट लेने के लिए। और इसमें बहुत ज़्यादा डेथ्स भी देखने को मिली थी जब ये उन्होंने एक्सचेंज किया था कैश को। अकॉर्डिंग टू ए 2018 रिपोर्ट देखें जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आई है, 15.3 ट्रिलियन ऑफ एन 15.41 ट्रिलियन इन डेमोनेटाइज बैंक नोट्स और अप्रोक्सीमेटली 99.3% वर डिपॉजिट इन ए बैंक्स। आरबीआई की रिपोर्ट ने बताया था
कि जो डिमोनेटाइज बैंक नोट्स हुए थे उनकी 99.3% डिपॉजिट हो चुके हैं वो बैंक के अंदर, जो पुराने नोट थे। लीडिंग एनालिस्ट टू स्टेट दैट द एफर्ट हैड फेल्ड टू रिमूव मनी ब्लैक मनी फ्रॉम द इकोनॉमी। इसका एनालिस्ट किया गया था कि जो गवर्नमेंट ने कहा था कि इससे ब्लैक मनी इकोनॉमी से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुई। उसमें गवर्नमेंट फेल देखने को मिली। BSE, Sensex and Nifty 50 stock indices fell over 6% on the day after the announcement। जो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स है, जो मार्केट है, और जो निफ्टी 50 है, उसके स्टॉक्स जो थे वो 6% गिर गए थे उसी दिन जिस दिन ये अनाउंसमेंट हुआ था डिमोनेटाइजेशन का। मूव रिड्यूस द कंट्रीज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। उस टाइम पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम हो गई थी और जीडीपी ग्रोथ भी कम हो गई थी। एस्टिमेट लगाया गया था कि 1.5 मिलियन जॉब्स उस टाइम पे लॉस्ट हुई थी। और मूव ऑल्सो सॉ इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिला था डिजिटल और कैशलेस ट्रांजेक्शन में थ्रू आउट द कंट्री। अब इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। तो ये कब हुआ था? डिमोनेटाइजेशन डेट 8 नवंबर 2016 में, 5 साल पहले। टाइम 8:15 पर, और उसकी लोकेशन ये इंडिया में हुआ था। इसका मोटिव था कि हम ब्लैक मनी को ख़त्म कर देंगे, उनको कर्ब कर लेंगे। अब हमने डिमोनेटाइजेशन के बारे में देख लिया। अब इसके साइड में ही नेक्स्ट आर्टिकल दिया गया है, राइट साइड में। उसमें बताया गया है कि WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट दी है। उसमें बताया गया है कि 8 ईयर्स में, इन पास्ट 8 ईयर्स में बहुत ज़्यादा वार्मर्स देखने को मिली है। ये रिकॉर्ड देखने को मिला है, बहुत ज़्यादा गर्मी देखने को मिली है। 1.15 डिग्री सेल्सियस, by which the global mean temperature in 2022 is above the pre-industrial 1850-19 average. This makes the 8 years from the 2015 the warmest on record। यानी कि 1.15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में इंक्रीज देखने को मिला है इन 8 सालों के अंदर, और सबसे वार्मेस्ट 8 साल ये देखने को मिले हैं। ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है। रेट ऑफ सी लेवल राइज हैज आल्सो डबल सिंस 1993 एंड हैज राइजन बाय नियरली 10 mm टू न्यू रिकॉर्ड हाई दिस ईयर। जो सी लेवल है वो भी राइज हो गया है। अगर देखें 1993 के कंपैरिजन में, वो 10 mm से बड़ा है, उसका नया रिकॉर्ड देखने को मिला है। अब हमने इशू देख लिया। अब इस आर्टिकल में हमें एक चीज़ पढ़नी है, वो है WMO। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, जो रिस्पॉन्सिबल है कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ाए एटमॉस्फेरिक साइंस में, क्लाइमेटोलॉजी में, हाइड्रोलॉजी में और जियोफिजिक्स में। WMO ऑर्गेनाइज हुई थी फ्रॉम द इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये फाउंड हुई थी 1873 में। एक फोरम थी फॉर एक्सचेंजिंग वेदर डाटा एंड रिसर्च। Proposals to reform the status and structure of the IMO culminated in the World Meteorological Convention of 1947। इसको फॉर्मली एस्टेब्लिश किया गया था वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। कन्वेंशन एंटर्ड हुआ था फोर्स में 23 मार्च 1950 में, और इसको इसी ईयर्स WMO ने बिगन कर दिया था अपना ऑपरेशन एज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विद द यूनाइन सिस्टम। WMO इज मेड अप ऑफ इन 193 कंट्रीज। इसके मेंबर्स हैं टेरिटरीज, एंड ये फैसिलिटेट करता है फ्री एंड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सचेंज ऑफ डाटा, इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च बिटवीन द रिस्पेक्टिव मेट्रोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ इट्स मेंबर। ये कोलैबोरेट करता है नॉन गवर्नमेंटल पार्टनर से और अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, जो मैटर रिलेटेड होते हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से, क्लाइमेट चेंज से, रिसोर्स मैनेजमेंट से और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। इसका हेडक्वार्टर आपको जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में देखने को मिल जाएगा। और WMO गवर्न होता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस, कंपोज ऑफ इन मेंबर स्टेट, विच मीट्स एवरी 4 ईयर। ये 4 साल में मिलते हैं और पॉलिसीज और प्रायोरिटीज पर लाते हैं। कांग्रेस लेड बाय एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल लेड बाय द प्रेसिडेंट, करंटली गरहैंड एड्रियन ऑफ द जर्मनी, इसके प्रेसिडेंट देखने को मिल जाएंगे। अब इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। तो इसकी फॉर्मेशन हुई थी 23 मार्च 1950 में। ये एक यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इसका लीगल स्टेटस ये अभी एक्टिव है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके प्रेसिडेंट गर्नेड एड्रियंस जर्मनी आपको देखने को मिल जाएंगे, और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन इकोनॉमी एंड सोशल काउंसिल है। अब हमने WMO के बारे में देख लिया। अब नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो इससे नीचे ही दिया गया है। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा न्यूज़ में बना रहता है। इस आर्टिकल में हमें एक चीज़ पढ़नी है, वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसका जिक्र देखने को मिल जाएगा, आर्टिकल 44 में, DPSPs में। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो ये एक समटाइम्स इसको हम बोलते हैं UCC, एक प्रपोजल है इंडिया में फॉर्मुलेट करने के लिए कि हम पर्सनल लॉज को, सिटीजन्स को गवर्नमेंट के अंडर लाएं, जिसके अंदर पर्सनल लॉज आते हैं रिलीजन के, जेंडर के, सेक्सुअल ओरिएंटेशंस के,
करंटली पर्सनल लॉस ऑफ वेरियस कम्युनिटीज आर गवर्न बाय देयर रिलीजियस स्क्रिप्चर। सिंपल सी बात है, अभी क्या होता है, जो कम्युनिटीज है इंडिया के अंदर, उनके पर्सनल लॉज उनके रिलीजियस स्क्रिप्चर्स देखते हैं। इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड का नेशंस के अंदर, तो वन ऑफ द कंटिन्यूस promises pursued by the India's ruling Bharatiya Janata Party is an important issue regarding secularism in Indian politics and continue to remain disputed by Indian political left wing। इसने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है अगर इसका यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लग जाएगा पूरे नेशन में, तो प्रमोसिस उन्होंने प्रोमोसिस किए हैं कि उससे सेकुलरिज्म के रिगार्डिंग कोई इंडियन पॉलिटिक्स नहीं देखने को मिलेगी, और इसका हमेशा क्रिटिसिज्म ही हुआ है, डिस्प्यूटेड रहा है ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इंडियन पॉलिटिकल लेफ्ट विंग के द्वारा। मुस्लिम ग्रुप्स एंड अदर कंजर्वेटिव रिलीजियंस ग्रुप्स इसको मना करते हैं और कहते हैं कि हमारे जो रिलीजियस स्क्रिप्चर हैं वही हमारे पर्सनल लॉ को देखें, वो डिफेंस करें शेरिया को एंड रिलीजियस कस्टम्स को। पर्सनल लॉ आर डिस्टिंग्विश फ्रॉम ए पब्लिक लॉ एंड कवर मैरिज। पर्सनल लॉ क्या है, अलग है पब्लिक लॉ से, जिसके अंदर पर्सनल लॉ के अंदर आते हैं मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, अडेप्टेशंस एंड मेंटेनेंस। मीनवाइल आर्टिकल 25 से 28 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देता है, कहता है कि हमारे पास गारंटी देता है कि हमारे पास रिलीजियस फ्रीडम है इंडियन सिटीजन्स के पास, कि वो अपने रिलीजियस अफेयर्स को खुद मेंटेन करे। आर्टिकल 44 कहता है कि पूरे ही इंडिया के अंदर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, वो डीपीएसपी में दिया गया है। ड्राफ्ट ऑल्सो क्रिएट्स लाया गया था एलजीबीटीक्यूआई के लिए, कम्युनिटीज के लिए, डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन जेंडर और सेक्सुअल ओरिएंटेशन। सेम सेक्स मैरिज आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड लीगली बाय एन एप्लीकेबल लॉ इन इंडिया टिल नाउ। यूसीसी के बारे में भी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो गाइज आज ये आर्टिकल थे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप।